नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है प्रज्ञा शर्मा ने। और प्रज्ञा जी, आपने बताया कि आपकी एज है 50 ईयर्स की और आपने कहा है कि आप हाउस वाइफ हैं और साथ में ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, तो आप होम मेकर कम टीचर हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हैं। तो ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप ट्यूशन पढ़ाकर जो अर्न करती हैं उससे आप सेविंग करती हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हैं और आपके पास है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड जिसमें 5000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी है और साथ में टाइम टू टाइम आपने लमसम में भी इन्वेस्ट किया हुआ है और 1.20 लाख का टोटल कॉर्पस आपका इकट्ठा हो गया है। साथ ही आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है जिसमें 98,000 रुपीज़ हैं आपके। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 की एसआईपी है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 5,000 की एसआईपी है और पिछले 1 साल से आप ये कर रही हैं और पिछले 2 महीने से आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी 5,000 रुपये की एसआईपी कर रही हैं। तो देखिए, आपके पास जो हाइब्रिड फंड हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड हो जो कि एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है और साथ में एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है, ये दोनों एक बैलेंस फंड है, मतलब कि हाइब्रिड फंड है जहां पर इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट होता है। तो ये एक स्ट्रेटजी है और साथ में आपने इक्विटी फंड्स में भी इन्वेस्ट किया जहां पर आप एसआईपी कर रही हैं। अब आगे जो आपने कहा है कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर मानती हैं अपने आप को और आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो मॉडरेट है। अब ऐसे में अगर आप कह रही हैं कि आपका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है, हालांकि आपने कहा है कि आपका नज़रिया जो है वो 10 साल का है, 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और 10 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से ये एलोकेशन भी ठीक है। लेकिन क्या होता है, ऐसे इन्वेस्टर्स जो ये मानकर चलते हैं कि वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो इसका मतलब उन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराहट होती है, ज़्यादा रिस्क वो नहीं ले सकते। अगर पैसा एक टाइम पर कम दिखाई दे रहा है, पोर्टफोलियो की वैल्यू काफ़ी कम हो रही है, तो उन्हें चिंता ज़्यादा होती है, ये स्वाभाविक है। तो ऐसे में यदि आप कह रही हैं कि आप मानती हैं कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो स्मॉल कैप फंड में आप एसआईपी ना करें तो ये अच्छा रहेगा। आप मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में भी अगर एसआईपी ना करें तो भी अच्छा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका एक्सपोजर स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं होना चाहिए, लेकिन आप यदि वो फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए एक्सपोजर ले लें या आप मल्टी कैप फंड के जरिए एक्सपोजर लें स्मॉल कैप मिड कैप में, तो ये थोड़ा बेहतर माना जा सकता है। ऐसा इसके लिए कि यदि मार्केट में काफ़ी गिरावट होती है और स्मॉल कैप में आपको काफ़ी नुकसान दिखाई देता है, तो ऐसे में चिंता आपको ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स समय समय पर पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करते रहते हैं, जिससे थोड़ा जोखिम कम हो जाता है। मल्टी कैप में हालांकि हर समय पर मिनिमम 25% एलोकेशन, जो स्कीम का टोटल एसेट है उसका 25% एलोकेशन मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों में कम से कम 25% रहेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि वो साथ में कंबाइंड होगा और लार्ज कैप में एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में भी जोखिम थोड़ा कम हो जाता है और साथ ही निवेशक को घबराहट कम होती है। यदि मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो जो आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर रखें ज़्यादा और वहाँ पर ज़्यादा गिरावट हो, उसके मुकाबले मल्टी कैप में गिरावट कम देखी जा सकती है, तो ये भी एक बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो यदि आप ये कह रही हैं कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, मेरी राय यह है कि मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में, अदरवाइज कम से कम स्मॉल कैप में आप एसआईपी रोक दें और आप ऑलरेडी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में एसआईपी कर रही हैं, उसमें अमाउंट को और बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, आपने कहा है कि 10 साल में जो टोटल पैसा इकट्ठा हो जाएगा उससे बाद में आप एसडब्ल्यूपी करेंगी, तो बिल्कुल 10 साल तक आप निवेश कीजिए और 10 साल के बाद जब टोटल पैसा बनेगा उसे आप इक्विटी से हाइब्रिड में स्विच कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी आपके पास में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड है और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है। ये फंड्स एसडब्ल्यूपी के लिए सूटेबल माने जा सकते हैं, इसके लिए क्योंकि हाइब्रिड फंड में इक्विटी और डेट दोनों होने की वजह से ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों की संभावना बढ़ जाती है। तो जो इक्विटी फंड्स में आप निवेश कर रही हैं, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में या साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में, उस पैसे को भी आप
हाइब्रिड फंड में स्विच कर दें और वहां से फिर आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए रेगुलरली विड्रॉ कर सकती हैं। साथ ही आपने अपने हस्बैंड का पोर्टफोलियो भी शेयर किया है और उनकी एसआईपी है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 रुपीज़ पर मंथ, साथ ही ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में 5,000 पर मंथ और ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 10,000 पर मंथ, SBI मैग्नम मिड कैप फंड में 5,000 रुपीज़ पर मंथ और आपने कहा है कि 12 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है उनका। तो 12 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से अच्छा पोर्टफोलियो है। आपके पास एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, साथ ही आपके पास में फ्लेक्सी कैप फंड है जिसका लोकेशन भी लार्ज कैप में काफ़ी है और साथ ही आपने मिड कैप फंड में निवेश किया हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये अच्छी स्ट्रेटजी मानी जा सकती है। तो बिल्कुल आपके जो हस्बैंड का पोर्टफोलियो वहाँ कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में जो स्मॉल कैप फंड है स्पेशली उससे निकलने की मैंने सलाह दी है। हालांकि 10 साल के हिसाब से कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने कहा कि आप अपने आप को कंजर्वेटिव इन्वेस्टर मानती हैं, तो ऐसे में फिर स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में रहना मेरे हिसाब से सही नहीं माना जा सकता। तो ये आपके लिए सजेशन है। कोई आपका और सवाल हो तो आप फिर से कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये बड़ा छोटा सा सवाल है और ये सवाल पूछा है इब्राहिम गौरी ने और आपने कहा है कि आपको 15 साल में 1 करोड़ रुपये चाहिए, उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए म्यूचुअल फंड्स में अगर हम 12% का CAGR मानकर चलें तो रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होते हैं, पर कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए मैं 12% का CAGR मानकर चलता हूं, क्योंकि हिस्टोरिकली देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप इतने रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो यदि 12% का CAGR मानकर चलें तो 15 साल में 1 करोड़ इकट्ठा करने के लिए आपको 21,000 पर मंथ की SIP करनी चाहिए। और एक और तरीका मैं बताता हूं, यदि आप 10% से स्टेप अप करें, क्योंकि हर साल इनकम बढ़ने की उम्मीद तो रहती ही है, और ऐसे में यदि 10% से स्टेप अप कर लें तो आपको हर महीने 12,000 रुपये की SIP करनी है। तो यदि 12,000 रुपये की SIP से शुरुआत करें और हर साल अपनी SIP के अमाउंट को 10% से बढ़ाते रहें, और वो भी मैनुअली नहीं करना है, आप जब रजिस्टर करेंगे SIP उसी वक्त आप स्टेप अप का ऑप्शन रख लें कि 10% से हर साल आपकी SIP अमाउंट बढ़ती रहे, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 15 साल में 1 करोड़ रुपया आप इकट्ठा कर पाएंगे। और एक बात और बताता हूं, अगर 15 साल की बात हो रही है, थोड़ा सा अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाते हैं आप और मान लीजिए कि आपको 15% का रिटर्न मिल जाता है, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है वो 15% की निकल कर आती है आपके इन्वेस्टमेंट पर, तो 10,000 या 9,800 रुपये, एक्चुअली सही से कैलकुलेट करके बताऊं आपको तो करीब 9,800 रुपये की SIP आप शुरुआत में करते हैं और 10% से स्टेप अप करते हैं तो भी आप अचीव कर पाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए 10,000 या फिर 12,000 रुपये जो मुमकिन हो उसकी आप SIP करके चले और 1 करोड़ रुपये इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट बात एक और बताता हूँ, समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। तो 1 करोड़ की जो वैल्यू है ना 15 साल के बाद में, अगर मैं 6% की महंगाई दर मानकर चलूँ तो ये वैल्यू 15 साल के बाद आज के करीब 42 लाख के आसपास रह जाएगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 15 साल के बाद उतना पैसा बने जितना कि आज 1 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ की जो आज वैल्यू है उतनी ही 15 साल के बाद होनी चाहिए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको टारगेट रखना चाहिए, मैं बताता हूँ कैलकुलेट करके आपको, और ये होगा 2 करोड़ 40 लाख का। यदि 15 साल के बाद 2 करोड़ 40 लाख रुपए आपके पास होंगे तो 6% की महंगाई दर के हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू आज के 1 करोड़ के आसपास रहेगी। तो अब आपका एक्चुअल गोल क्या है आप देख लीजिए। अगर आज के 1 करोड़ के बराबर पैसा बनाना है तो टारगेट रखिए 2 करोड़ 40 लाख का, और यदि आपने इन्फ्लेशन पकड़ के 1 करोड़ माना है 15 साल के बाद में, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको करीब 10 से 12,000 रुपये महीने की SIP करनी चाहिए शुरुआत में, और 10% से स्टेप अप करना चाहिए। और 2 करोड़ 40 लाख की अगर बात करें तो फिर आपको अमाउंट डबल से भी ज़्यादा करना होगा। ऑल द बेस्ट। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल। और ये सवाल जिन्होंने पूछा उनका नाम तो नहीं पता है, आपने अपना नाम नहीं बताया है, लेकिन आपके चैनल का नाम है वेदू एंड इशू शो,
और मैंने यहाँ पर आपकी डॉटर का परफॉर्मेंस, यानी कि जो सिंथेसाइजर वो बजा रही हैं वो देखा, वंदे मातरम बजाया उस पर उन्होंने, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें इसके लिए। और आपका जो सवाल है, आपने कहा है कि आपकी उम्र है 40 साल की और 2 बच्चों के नाम से आप के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बच्चों की उम्र जो है 11 साल और 7 साल की है, और उनकी कॉलेज की फ़ीस, मैरिज, और आपके रिटायरमेंट के लिए आप प्लान कर रहे हैं, और सभी एसआईपी में 10% का स्टेप अप भी आपका है। जनवरी 2024 से आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। तो आपके पास जो स्कीम है, पहले वो मैं पढ़ देता हूँ। क्वांट स्मॉल कैप फंड में 20,000 की एसआईपी है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 25,000 की एसआईपी है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 25,000 की एसआईपी है। कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड में 20,000 की एसआईपी। निपॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स फंड में 10,000 और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 35,000 रुपीज़ की एसआईपी है। अच्छी बात यह है कि आपने फंड्स कम रखे हैं और उनमें टोटल अमाउंट को एलोकेट किया है। तो आप 1,35,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं, और क्योंकि आपने बच्चों की एज बताई है 11 और 7, यदि मैं 11 में 7 साल जोड़ूँ तो 18 होते हैं। तो यदि आप 18 ईयर्स की एज में कॉलेज की फ़ीस के लिए पैसे यहाँ से निकालना चाहें, तो हम 8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन मानकर चलते हैं। तो 8 साल के बाद आपके पास करीब 2,26,00,000 रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। यदि 10% का, जैसा आपने कहा, स्टेप अप कर रहे हैं, 12% रिटर्न आया, तो 2,26,00,000 रुपये यहाँ पर बन सकते हैं। तो उसमें से कितनी आपको ज़रूरत होगी आप विड्रॉ कीजिए, आगे का पैसा बढ़ता रहेगा और एडिशनल आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर जो दूसरा गोल होगा, तब उस वक्त पर यदि 7 साल और 18 में डिफरेंस हम देखें, तो यहाँ पर आपके पास में अगेन 11 ईयर्स बचते हैं। तो दूसरे बच्चे के लिए 11 साल के बाद में फिर आपके पास अच्छी खासी राशि इकट्ठा हो सकती है, उसमें से आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको कितने कितने पैसे की ज़रूरत है, किस वक्त पर, वो अगर लिखा होता तो मैं वही बता सकता था आपको कि कितना पैसा बनेगा, कितना विड्रॉ करेंगे, तो ये पैसा सफिशिएंट होगा या नहीं होगा। बट फिर भी बच्चों की उम्र छोटी है और आप 1,35,000 रुपीज़ की एसआईपी कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी गोल हैं, बच्चों की एजुकेशन, उनकी मैरिज और आपका रिटायरमेंट, ये ज़रूर पूरा होगा। जहाँ तक फंड्स का सवाल है, आपका एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास में मिड कैप फंड भी है, स्मॉल कैप फंड भी है और कॉन्ट्रा फंड भी है। तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। 2024 से आपने निवेश की शुरुआत की है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर थोड़ा नुकसान भी दिखाई दे रहा हो, क्योंकि 24 में ही शुरुआत हुई है और अब इस वक्त मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 7 साल के बाद जो मैंने कहा कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, उस हिसाब से थोड़ा पोर्टफोलियो अग्रेसिव है। और यहाँ पर क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है आपका और साथ ही पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जैसे फंड से है, तो हो सकता है कि जब 7 साल के बाद में पैसे विड्रॉ करने की ज़रूरत हो तो इन फंड से आप विड्रॉ करें। थोड़ा बदलाव की मैं आपको राय दूंगा, जैसे कि आपके पास कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड है। आर्बिट्राज फंड शॉर्ट टर्म पैसे पार्क करने के लिए ठीक है, लेकिन आपको अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने हैं तो उसके लिए फंड सुटेबल नहीं माना जा सकता। मेरे हिसाब से इसे आपको स्विच करना चाहिए एक हाइब्रिड फंड में, और हाइब्रिड फंड में डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड की जो कैटेगरी है वो सही हो सकती है। और आप इसे कोटक इक्विटी आर्बिट्राज से कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड में स्विच कर सकते हैं, या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड में एक फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड मुझे अच्छा लगता है, आप उस फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं, कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड की एसआईपी को रोककर। दूसरी बात, जो स्मॉल कैप फंड में आपकी एसआईपी चल रही है, अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव से कंफर्टेबल हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर एसआईपी जारी रख सकते हैं। अदरवाइज इस फंड से निकलकर आप एक मल्टी कैप फंड में जा सकते हैं। तो क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड ऑलरेडी है,
एक मल्टी कैप फंड को आप ऐड कर लें तो जिसके जरिए आपको लार्ज मिड स्मॉल सभी तरह के मार्केट कैप का एक्सपोजर मिलेगा। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड से निकलकर आप एक मल्टी कैप फंड में जा सकते हैं जिसके जरिए आपको लार्ज मिड स्मॉल सभी तरह के मार्केट कैप का एक्सपोजर मिल सकता है। और मल्टी कैप के लिए मेरे हिसाब से व्हाइट ओक मल्टी कैप फंड ये एक अच्छा फंड साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म में। कोटक मल्टी कैप फंड भी एक अच्छी चॉइस है, लेकिन कोटक का ऑलरेडी आपके पास में इमर्जिंग इक्विटी फंड है, इसके लिए मैंने आपको व्हाइट ओक मल्टी कैप फंड लेने की सलाह दी है। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है रोहित वर्मा ने। रोहित, आपने कुछ फंड में SIP की हुई है। SBI लार्ज मिड कैप फंड में 500 की SIP है, SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1000 रुपये पर मंथ, बंधन स्मॉल कैप फंड में 500 और कोटक मिड कैप फंड में 500 रुपये की SIP है। 25 साल की आपकी एज है, 35 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है और टारगेट है आपका 15 से 20 करोड़ रुपए। तो देखिए 15 से 20 करोड़ रुपए मैं कैलकुलेट करता हूं, पर 35 साल के हिसाब से डेफिनेटली अच्छा पोर्टफोलियो है। पर मैं एक सलाह आपको ज़रूर दूंगा कि इतने छोटे अमाउंट से शुरुआत करने की बजाय यदि आप फंड्स कम रखें और अमाउंट ज़्यादा रखें तो ये बेहतर रहेगा। जैसे कि आपने स्मॉल कैप फंड में 500 रुपये किया हुआ है, मिड कैप फंड में 500 किया है, इसके बजाय यदि आप एक मल्टी कैप फंड रख लेते जिसके जरिए आपको लार्ज मिड और स्मॉल सब मिल जाता तो वो बेहतर होता। और लार्ज मिड कैप फंड भी आपके पास है। पर एनीवे यदि आप इन फंड्स में भी बने रहते हैं और इन्हीं फंड्स में अमाउंट को बढ़ाते रहते हैं तो कुछ सालों के बाद में अमाउंट बढ़ जाएगा। तो फंड्स अच्छे हैं, आप इनमें रह सकते हैं, पर एक बात ध्यान रखिए क्योंकि मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज एंड मिड है, तो मार्केट के उतार चढ़ाव में आपको यहाँ पर काफ़ी मतलब अपने पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, उससे घबराना नहीं है। अब बात करते हैं कि 35 साल की हमने बात की, कितना पैसा बन सकता है 35 साल में। तो 2500 रुपये की आपकी SIP है और आप बात कर रहे हैं 35 साल की। तो ऐसे तो यदि आप सिर्फ 2500 की SIP करेंगे 35 साल तक तो आपके पास बन पाएंगे 1,37,00,000 रुपये। तो 1,37,00,000 तो खैर 35 साल के बाद बहुत कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर यदि 10% से स्टेप अप करते हैं, यानी कि हर साल आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10% से बढ़ता रहता है, तो आपके पास इकट्ठा हो पाएंगे 3,94,00,000, 3,94,00,000 के आसपास। लेकिन ये 3,94,00,000 भी 35 ईयर्स के बाद बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 6% की महंगाई दर मानकर चलूं तो 3.94 करोड़ जो मैंने अभी कैलकुलेट करके निकाला उसकी वैल्यू 35 ईयर्स के बाद आज के लगभग 51 लाख के आसपास रहेगी। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट तो आपको बढ़ाना होगा, बट क्योंकि 35 साल की आप बात कर रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। 35 साल में आपकी इनकम कई गुना बढ़ेगी। तो फिलहाल 10% का स्टेप अप तो आप कर ही लीजिए और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप इसे और भी बढ़ाते रहिए, तो तब आप जो 15-20 करोड़ की बात कर रहे हैं वो आप इकट्ठा कर पाएंगे और ये बिल्कुल संभव हो पाएगा अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और समय के साथ निवेश की राशि को बढ़ाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए, मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आप शायद पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के बारे में भी सोच रहे होंगे, आप में से कुछ इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में कुछ नुकसान भी होगा, तो ऐसे कुछ भी सवाल हों जहां पर आप मेरा एक्सपीरियंस जो है उसको लेकर कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो बिल्कुल आप पोस्ट करें कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।